Good morning. I'm Anil Ojha and I'm going to teach the history for class 10th, and the name of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And today we are going to understand the part 5th, and in part 4th I have told you about the Vienna Congress and the revolutionaries. In Vienna Congress, European power uh, defeated Napoleon. And after that, I have told you that a conservative came after 1850. मीन्स जब नेपोलियन पराजित हुआ और फ्रांस में उसके पराजित होने के बाद एक कंजर्वेटिज्म आए। एक कंजर्वेटिज्म आई हैव टोल्ड यू इन पार्ट 4th, और इस पार्ट 4th के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से कंजर्वेटिव क्या होते हैं, कंजर्वेटिव आकर क्या फ्रांस में उनकी क्या रोल होते हैं, क्या प्रपोजल, उनका इरादा क्या था, मोटो क्या था, किस लिए आए। आप पार्ट 5th को समझने से पहले पार्ट 4th समझ लेंगे तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड पार्ट 5th। नेक्स्ट थिंग्स है कि पार्ट 5th में हम पढ़ेंगे क्या, द एज ऑफ रिवोल्यूशन इन 1830 to 40। आफ्टर 1815 द रूल ऑफ कंजर्वेटिव मीन्स जो बर्बन वंश फ्रांस में था उसके पावर को रिस्टोर किया गया, और 15 साल बाद 1830 तक यहाँ पे रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। रिवॉल्यूशन शुरू में मैज़नी की भूमिका आपको मैं बता चुका हूँ, जो इटालियन थे जिन्होंने सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और आफ्टर 1830 व्हाट हैपेंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट, अपहेवल इन फ्रांस। अपहेवल इन फ्रांस मीन्स फ्रांस में क्रांति, फ्रांस में विद्रोह, रिवोल्ट कब हुआ? जुलाई 1830 भी बोलते हैं इसे। जुलाई 1830 में फ्रांस में जो कंजर्वेटिव्स थे, अब उनकी चीज़ों को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों ने विद्रोह किया, दोनों ने उसे होस्टाइल किया, और आफ्टर दैट कंजर्वेटिव्स को उखाड़ फेंका गया। दे वेर ओवरथ्रोन एंड इंस्टॉल ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और इसके बाद एक संवैधानिक मोनार्ची, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आई, मोनार्ची ही आई, बट इट केम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें किसे लाया गया? विद लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को इसको हेड बनाया गया, और बर्बन डायनेस्टी के शासक जो कंजर्वेटिव ने किया था उसे हटा दिया गया। इन सेकेंड, अपहेवल इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी विद्रोह हुआ। जुलाई रिवोल्यूशन भी हुआ। जुलाई रिवोल्यूशन के अंतर्गत जुलाई के मंथ में ही यहाँ भी हुआ है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या था? विच लेड टू बेल्जियम, जो बेल्जियम का हिस्सा था, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ये हटा, और यहाँ भी विद्रोह हुआ ब्रुसेल्स में, और यह भी काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट, अपराइजिंग इन ग्रीस। ग्रीस के बारे में, ग्रीस क्या था? तो सिंस 15th सेंचुरी इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा रहा है, और ये यहाँ पे विद्रोह की भावना जो है बिगेन इन 1821, 1821 में शुरू हो गई। यहाँ के विद्रोह की भावना कौन किया, कैसे विद्रोह हुआ? तो यहाँ पे जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, हेल्प्ड ग्रीस के लोगों को, ग्रीस के यहाँ जितने भी विद्रोह की भूमिका तैयार की गई, वहाँ पे जो स्टोरी राइटर थे, जो पोएट थे, उन लोगों ने इस तरह की भावनाएं की, और ग्रीक में यह विद्रोह 1821 में स्टार्ट हुआ। और यह जो है 1821 से स्टार्ट होने के बाद यह विद्रोह कंटिन्यू चलता रहा। आफ्टर दैट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जो 1832 की यह जो ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, उसके बाद यह खत्म हुआ, और यह एक आफ्टर दैट इट इज डिक्लेयर्ड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र ग्रीस हो गया। आफ्टर दैट वी नो अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, जिसे हम हिंदी में रूमानी भी कहते हैं, रूमानीवाद कहते हैं। इन लोग की फीलिंग्स जो थी वह एक अलग तरीके से थी। इन लोग की फीलिंग्स रीजनिंग और साइंस में विश्वास न करके कहानियों के द्वारा, फोक सॉन्ग, इस तरह की बातें किया करते थे।
स्थिति ये थी कि जैसे एक मेटर्निस ने एक बार बोला था कि अगर फ्रांस फ्रांस में कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ ही स्नीज एवरी पीपल ऑफ द दैट एरिया कैच कोल्ड। मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन सबसे पहले वहीं पर रिवोल्यूशन आया है। फ्रांस में कोई भी चीज़ होती है तो उसका असर अन्य यूरोपियन कंट्रियों पे पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ भी इस तरह की बात आई और नेशनल फीलिंग की बात की गई। इस नेशनल फीलिंग में अगर देखा जाए तो किसने किया, तो आर्टिस्टिक्स, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ, मानसिक तौर पे सेंटिमेंट इससे जोड़े गए। लोगों को कथा, कहानियाँ, संगीत, लोकगीत के माध्यम से लोगों को जगाया गया कि देयर सेंटिमेंटल शुड बी इरेज्ड। और इसके चलते इस तरह से जो सेंटिमेंट इनका उठा अपने देश के प्रति, नेशनलिज्म की भावना आई और इन लोगों ने रिवोल्ट किया। दिस मूवमेंट ग्लोरीफाइड फॉक आर्ट, इसने फॉक आर्ट को लिया, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का प्रयोग किया। फिर रोमांटिक जो फिलोसफर थे क्रिएटेड ए ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू फोक सॉन्ग, डांस एंड पोएट्री। इन्होंने डांस, पोएट्री, जिस तरह से उनको अपने पक्ष में किया जाए, देश के बारे में बताया जाए, देश की समस्याओं की जानकारी दी जाए, देश में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से लोग एक हो जाएंगे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। किस तरह से नेशन स्टेट बनता है, जो कि बिफोर 19th सेंचुरी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट की भावना को किस तरह से किया जाए, कौन कौन से बिंदुओं को पकड़ा जाए ताकि लोगों की भावनाएं आप एक दूसरे से एकजुट हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। और यह भावना, इस तरह की भूमिका मुख्य रूप से रोमांटिक इमेजिनेशन वालों ने भी, यानी कथा कहानी के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट, रोल ऑफ लैंग्वेज। रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है? आई हैव टोल्ड यू दैट रसिया टुक द एरिया ऑफ द पॉलिश वालों, जहाँ जहाँ रसियन का अधिकार क्षेत्र पॉलिश में बढ़ा, तो पॉलिश वालों ने क्या किया, पॉलिश में इनकी जो पॉलिश लैंग्वेज थी इसको बैन कर दी गई रसियन की। बट पॉलिश के लोगों ने ऐसा नहीं कि बैन किया और उन्होंने मान लिया, उन लोगों ने इसे अपना मान समझा। उसके बावजूद भी पॉलिश भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, चर्च में किया जाता था, लोकल लोग करते थे। वो समझ रहे थे कि हमारे को ये दबाया जा रहा है, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट की बातों को मान लिया। श्योरली रिवोल्ट होगा ही, और जो यहाँ के लोगों ने रसियन के खिलाफ रिवोल्ट किया और उनकी बातों को नहीं, जब उनकी बातों को, उनकी भाषाओं को दबाने के लिए रसिया जब थोपने की स्थिति आई कि रसियन लैंग्वेज को किया जाए, पॉलिश को हटा दिया जाए, तो इसके चलते भी बहुत विद्रोह की भावना इन पॉलिश लोगों में पनपी। नेक्स्ट क्या है? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 एक ऐसा समय था, 1830 दैट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप मीन्स उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज थी बहुत ही हार्डशिप, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की भावना थी ही, पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा था। जो गांव के लोग थे वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, और स्थिति यहाँ थी कि पहले जो उन लोगों के लिए शहर के लोग थे पहले से ऑलरेडी तो बेरोजगारी की भावना, पॉपुलेशन की भावना, राइज ऑफ फूड प्राइजेस बढ़ता चला गया। तो विद्रोह की भावना से स्थिति हुई जब इस तरह के मन में जब राइज के प्रति और बेरोजगारी के प्रति और जो फूड प्राइस हो रहा है, जो ये जो फूड है इसका मूल्य जब बढ़ रहा है, तो इससे भी विद्रोह की भावना वहाँ बढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं पेरिस रिवोल्ट। पेरिस रिवोल्ट क्या है? इट ऑकर्ड इन 1848। पेरिस रिवोल्ट भी 1848 में घटित हुआ, और इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पे जो थे पेरिस में फूड शॉर्टेज था, नेचुरली वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और स्थिति ये हुई कि जो 1848 में जिन्हें ये लाया गया था फ्रांस में, और बर्बन शासक को हटा के आफ्टर 1815 बर्बन शासक को लाकर 1815 में लाया गया, और 1830 में लुइस फिलिप को लाया गया। तो लुइस फिलिप जो हेड थे उन्हें फ्रांस का हेड बनाया गया। बट जब पेरिस रिवोल्ट हुआ तो इन पे भी दबाव बना, और लुइस फिलिप जो थे वो फोर्स किया गया कि आप यहाँ से हटें, और उनको हटाया गया।
और फिर सामान्य तौर पे ग्रांटेड कर दिया गया सफरेज इन ऑल एडल्ट, यानी जो 21 ईयर से बड़े हैं वो पेरिस में वोट दे सकते हैं। और जो लुई फिलिप को बनाया गया था 1848 में, इनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ वीवर इन सिलेसिया। सिलेसिया में भी रिवोल्ट हुआ। सिलेसिया में रिवोल्ट मीन सिलेसिया एक जगह है, वहाँ पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ किया। ये वीवर थे, ये बुनाई का काम करते थे, और इन लोगों ने जो रिवोल्ट किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ किया और ये मार्च कर दिए। चारों तरफ से इनको रोकने की कोशिश की गई। अंत में वहाँ पे आर्मी बुलाई गई और लगभग 11 लोगों को मार दिया गया। इस तरह से वहाँ पे भी रिवोल्ट को दबा दिया गया और यह रिवोल्ट 1845 में शुरू हुआ। अगर हम वन बाय वन सारे चीज़ों को देखते चले एंड क्रम से, इफ़ यू स्टडीज फ्रॉम 1 to 5th वीडियो, श्योरली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद हम आपको इसके आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।